नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आज। रोमानिया की संसद में सीनेट सदस्यों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए आज भारत दौरे पर अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी। क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत अफगानिस्तान विकास साझेदारी समेत कई अहम मसलों पर होगी चर्चा। इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भारत को बड़ी कामयाबी। दुबई कोर्ट ने बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का दिया आदेश। 3600 करोड़ रुपए की विवादित चॉपर डील में रिश्वत का आरोप। मुस्लिमों के बिना हिंदुत्व अधूरा। व्याख्यान श्रृंखला कार्यक्रम के दूसरे दिन बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, हिंदुत्व का मतलब सबको साथ लेकर चलना। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की बराबर भागीदारी पर जोर। फसल बीमा चुकाने में देरी करने पर राज्यों और बीमा कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। सरकार ने सख्त किए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े परिचालन दिशा निर्देश। मुआवजे में देरी पर चुकाना होगा 12% ब्याज। और खबरों की शुरुआत उपराष्ट्रपति के 3 देशों के दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार रात रोमानिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर रोमानिया के उप प्रधानमंत्री एना बिर्चेल ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल डॉक्टर कैलन फेबियान और रोमानिया में भारत के राजदूत थंगलोरा ड्रालोंग भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज रोमानिया की संसद में सीनेट के सदस्यों को संबोधित करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति आज रोमानिया की सीनेट के अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी होंगे। उपराष्ट्रपति का रोमानिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति रोमानिया के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष के साथ भी बैठक करेंगे। उनका रोमानिया के व्यापारिक प्रतिनिधियों और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जब माल्टा से रोमानिया के लिए रवाना हुए तो उन्हें फ्लोरियाना हवाई अड्डे पर औपचारिक विदाई दी गई। इस दौरान माल्टा के विदेश विभाग के स्थायी सचिव फियोना फॉर्मोसा, भारत में माल्टा के उच्चायुक्त स्टीफन बॉर्ग और माल्टा में भारत के उच्चायुक्त राजेश वैष्णव समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद उपराष्ट्रपति का 21 सितंबर को स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने माल्टा दौरे पर कल अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। उपराष्ट्रपति माल्टा की राजधानी वेलेटा से सेंट जॉन को कैथेड्रल देखने गए। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसे दुनिया के महान कैथेड्रल में एक माना जाता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने अपर बरक्का गार्डन का भी भ्रमण किया। यहां से वेलेटा शहर के शानदार नजारे भी दिखते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने पुरानी राजधानी मदीना का दौरा किया, जिसे मौन शहर के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति माल्टा में प्राचीन इमारतों को सहेज कर रखने से खासे प्रभावित हुए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी 1 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दोपहर के वक्त हैदराबाद हाउस में होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत अफगानिस्तान विकास साझेदारी समेत कई अहम मसलों पर विचार किया जाएगा। इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत अफगानिस्तान के बीच ये पहली शिखर वार्ता है, जिसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। अशरफ गनी इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद स्वदेश रवाना हो जाएंगे।
भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते विकास के संबंधों की कड़ी में कल रेल लाइन और तेल पाइपलाइन पर काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे दोनों देशों के बीच बने विश्वास के संबंधों का प्रतीक बताया। हाल ही में काठमांडू में संपन्न बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद 2 सदस्य देशों के बीच सहयोग की ये पहली परियोजना है। भारत ने बांग्लादेश को आश्वस्त किया है कि वो विकास से जुड़े हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन पर काम का शुभारंभ किया। सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक बनने वाली इस पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति की जाएगी। दोनों देशों के बीच ढाका टोंगी जयदेवपुर रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते दुनिया के लिए नजीर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैत्री पाइपलाइन रिश्तों में नई ऊर्जा भरेगी। ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संबल बनेगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के साथ हमारे संबंधों को भी यह पाइपलाइन ऊर्जावान बनाएगी। জ্বালানি বিদ্যুৎ সড়ক রেল যোগাযোগ খাত আরো নতুন নতুন খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে উভয় দেশের জনগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা কাজ করে যাব। कार्यक्रम में भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों समेत कई मंत्री मौजूद थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत और बांग्लादेश हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। Excellencies, we are committed to expanding our cooperation to every sector of activity so that this partnership stands before the world as an outstanding example of a true friendship based on equality, trust and mutual respect. Our projects today embody this spirit. The pipeline will put in place a sustainable, reliable, eco-friendly and cost-effective way of transporting diesel to Bangladesh. It will significantly reduce transportation time and remove losses and pilferage. भारत बांग्लादेश के बीच इस साल अप्रैल में पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण को लेकर समझौता हुआ था। पाइपलाइन 130 किलोमीटर लंबी होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 346 करोड़ रुपए है। इस पाइपलाइन की क्षमता सालाना 10 लाख मीट्रिक टन होगी। पाइपलाइन परियोजना का 6 किलोमीटर हिस्सा भारत में होगा, जबकि 124 किलोमीटर पाइपलाइन बांग्लादेश में होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले की जेपीसी जांच कराने की कांग्रेस की मांग को फिजूल बताया है। उन्होंने साफ किया कि विमान की कीमतें सरकार संसद में बता चुकी है और एनडीए सरकार की डील यूपीए सरकार से 9% सस्ती और बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि सेना में 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने या छंटनी की बात निराधार है। वहीं पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस आज इस मामले पर सीएजी से मुलाकात करने वाली है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद को पूरी तरह से पारदर्शी और सेना को मजबूत करने वाला बताया है। कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के आरोपों के जवाब में उन्होंने मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन को गैर जरूरी बताया। सीतारमण ने कहा कि ये सवाल उठाना कि सरकारी कंपनी एचएएल की जगह राफेल विमान निर्माण में निजी कंपनी की भूमिका का होना भी कांग्रेस सरकार के समय की डील का हिस्सा था। It is your rule. You have given the option for the OEM to go and put his investment into any place, public sector or private. So do you say that your rule was wrong? Did you say वो क्या कहेंगे, मानेंगे कि प्राइवेट को भी ऑप्शन जो उनके सरकार के द्वारा रूल बनाया गया वो गलत है? मंगलवार को ही कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस डील की जांच के लिए संसद की जेपीसी समिति गठित करने की मांग की थी। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर यूपीए के दौर से सस्ता विमान खरीदा गया है तो फिर विमान की संख्या 126 की बजाय 36 तक क्यों घटाई गई। When one proposal to procure 126 was already there, without cancelling that, Prime Minister of the country went to France and announced a unilateral decision that we will purchase 36 aircraft from France. रक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया कि सेना में छटनी करने या फिर 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने की बात निराधार है।
उन्होंने ये भी बताया कि रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच में जुटी एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3600 करोड़ रुपए की डील में भूमिका निभाने वाले बिचौलिए और ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि दुबई की एक अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। कुछ समय पहले भारत ने इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई आपराधिक जांच के आधार पर खाड़ी देश से आधिकारिक तौर पर इस बारे में आग्रह किया था, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया। भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक अगस्ता वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर का ठेका सुनिश्चित कराने के लिए मिशेल को कम से कम 235 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत प्राप्त हुए थे। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड सौदे से जुड़े रिश्वत मामले के बिचौलियों में से एक हैं। रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी की बैठक में कल सेना के लिए देश में बने 9100 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें आकाश मिसाइल प्रणालियों के 2 रेजिमेंट की खरीदारी भी शामिल है। डीएसी ने T-90 टैंकों के लिए व्यक्तिगत अंतर्जलीय श्वास उपकरण का डिजाइन और विकास करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा डीएसी ने T-90 टैंक की निर्देशित हथियार प्रणाली के लिए रक्षा उपकरण का डिजाइन और विकास करने को भी मंजूरी दी है। देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिनों की व्याख्यान श्रृंखला का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज प्रश्नोत्तर सत्र होगा, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सवालों के जवाब देंगे। इससे पहले व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ अपने स्वयंसेवकों को किसी खास दल के लिए काम करने के लिए नहीं कहता। सोमवार को शुरू हुई कॉन्क्लेव में भविष्य का भारत और संघ का दृष्टिकोण पर चर्चा हो रही है। मोहन भागवत ने कहा कि यह धारणा गलत है कि आरएसएस किसी खास राजनीतिक दल के लिए काम करता है। हम हमेशा अपने स्वयंसेवकों को राष्ट्र हित में काम करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस राजनीति में नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अपने विचार रखता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संविधान के मुताबिक सत्ता व्यवस्था का केंद्र बना रहेगा। देश में, देश की व्यवस्था में पावर नाम की जो चीज है, उसका जो सेंटर संविधान से तय हुआ है वही रहेगा। कोई बाहर का दूसरा केंद्र खड़ा हो, ये गलत बात हम मानते हैं, इसलिए ऐसा हम कभी करते नहीं। कौन राज्य करे ये तो चुनाव जनता करती है, परंतु कैसा चले राष्ट्रहित में, इस राष्ट्र नीति के बारे में हमारे मत है और हम पहले से बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और जितनी शक्ति है उतना उसके अनुसार हो इसका प्रयास भी करते हैं। वो प्रयास हमारा लोकतांत्रिक रीति से ही होता है। संघ को राजनीति से परहेज है, इसका मतलब वो घुसपैठियों के बारे में न बोले ऐसा नहीं है। वो ये सब राष्ट्रीय प्रश्न है, राजनीति की उसमें भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, परंतु प्रश्नों के सुलझने का न सुलझने का परिणाम पूरे देश पर होता है। ऐसे विषय में संघ अपना मत रखता है। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि हिंदुत्व के 3 आधार हैं: देशभक्ति, पूर्व गौरव और संस्कृति। उन्होंने कहा कि मुसलमान और आरएसएस को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वो हिंदुत्व नहीं जिसमें देश के मुसलमान शामिल नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहां मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। वो तो विश्व कुटुंब की बात करता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे, बौद्ध मत नहीं चलेगा, वो वेदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सत्य की सतत खोज हमारे देश में चली है और उसके क्रम में अनेक दर्शन उत्पन्न हुए, उन सबकी मान्यता है, वो सब सत्य है, ऐसी सबकी श्रद्धा है, होनी चाहिए। इस हिंदुत्व को लेकर हम चलते हैं क्योंकि इस बंधु भाव को वैचारिक आधार देने वाला वही एकमात्र विचार है, वो सर्वेशाम अविरोधी विचार है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में महिलाओं की बराबर की भागीदारी की जोरदार वकालत की कि कई मामलों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समर्थ है। जो काम पुरुष करते हैं उससे उसी काम को अधिक अच्छा वो कर सकती है। ये कई क्षेत्रों में आज सिद्ध हो रहा है। उनको सशक्त करने की जरूरत है, उनको वो स्वतंत्रता देने की जरूरत है और ऐसे काम करने के लिए उनको प्रबुद्ध बनाने की जरूरत है।
महिला और पुरुष परस्पर पूरक है। जीवन बनना है तो इन दोनों का होना और बराबरी से सारा भार उठाकर काम करना, निर्णय से लेकर तो दायित्व तक सारी बातें बराबरी से उसमें सहभागी होना, इसकी आवश्यकता राष्ट्र निर्माण के लिए रहेगी। ये संघ का सुविचारित मत है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता साहित्य जो है काल से परे, व्यासेन ग्रथितां पुराण साहित्य जिसने पोसा भारत का दर्शन, अद्वैतामृतवर्षिणीं इन्हीं गलियों से निकल उस साहित्य का है घर घर में वर्णन। त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट गीता प्रेस, सनातन का साहित्य, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े परिचालन दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इसके तहत बीमा दावों के निपटारे में देरी होने पर राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल किया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर निर्धारित अंतिम तिथि के 2 महीने बाद तक दावों का निपटान नहीं किया जाता तो बीमा कंपनियों को किसानों को 12% की दर से ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, जबकि राज्य सरकारों को 3 महीने की समय सीमा पूरे होने पर राज्यों को मिलने वाली सब्सिडी का 12% ब्याज देना होगा। नए परिचालन दिशा निर्देशों में बीमा कंपनियों के आकलन के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ साथ सेवाएं मुहैया नहीं कराए जाने पर कंपनी को योजना से हटाए जाने का विवरण भी दिया गया है। सरकार ने प्रायोगिक आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में 12मासी बागवानी फसलों को भी शामिल करने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय की तरफ से इस बारे में विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले रबी मौसम में लागू होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सब्सिडी की जगह निवेश पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सब्सिडी में पैसा खर्च करने से विकास कम होगा, जबकि निवेश करने से देश सतत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बात सपोर्टिंग इंडियन फार्म्स द स्मार्ट वे नाम की किताब के विमोचन के दौरान कही। विकास दर पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत में विकास दर की रफ्तार अच्छी रही है। किताब का लेखन इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के चेयरमैन अशोक गुलाटी ने किया है। इस दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के अलावा आर्थिक जगत की बड़ी हस्तियां पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मौजूद रहीं। But I do quite see a point on blending the subsidy support with the investment, because to have a model which sustains indefinitely only on subsidies may not be a sustainable model. Investments will make the Indian farmer self-sufficient in the long run, that with much lesser subsidies, a self-sufficient farmer may be able to serve the cause of India's agriculture, India's farm sector. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कार्यक्रम का लोगो और इससे जुड़ा वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा भी मौजूद थे। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक लोगों का उपयोग बसों, ट्रेनों, मेट्रो और सरकारी कार्यालयों समेत कई जगहों पर होगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का कार्यक्रम इस साल 2 अक्टूबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों के साथ विदेशों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगले 3 साल में देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या को 2 करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कल इंडिया टूरिज्म मार्ट का समापन हो गया। सरकार चीन के पर्यटकों को रिझाने के लिए खास जोर दे रही है। इसी के तहत कल ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAAI और चीन के यूनान प्रांत के साथ एक करार हुआ। TAAI का नवंबर में अगला सम्मेलन भी यूनान प्रांत में ही होगा। भारत सरकार और राज्य सरकारें घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों को रिझाने के लिए कई उपाय कर रही हैं। पर्यटकों के लिए तमाम नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। पहली बार आयोजित इंडिया टूरिज्म मार्ट 2018 में देश के सभी राज्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
दिल्ली में आयोजित इंडिया टूरिज्म मार्ट की शुरुआत सोमवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। पंजाब में आज 22 जिला परिषदों और 150 पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है। राज्य के कुल 1,27,87,395 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव में बीजेपी, अकाली दल गठबंधन और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं 1/3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जा रहा है। चुनाव में 22 जिला परिषदों के लिए कुल 354 सदस्य और 150 पंचायत समितियों के लिए 2,900 सदस्यों को चुना जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मतदान के लिए 17,268 बूथ बनाए गए हैं और 86,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए करीब 50,000 सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। मतदान सुबह से शुरू होकर 4 बजे तक चलेगा और मतगणना 22 सितंबर को होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के 3 दिन के दौरे के अंतिम दिन कल नागौर में किसानों की सभा को संबोधित किया। जनता की भलाई की बीजेपी सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा किसानों के साथ रही है और 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करने के भरसक प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि देश को खुशहाल बनाने के लिए मुक्त कृषि और मुक्त व्यापार को 2 मुख्य उपाय हैं। उन्होंने कल शाम उदयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आदिवासी सम्मेलन और जैन संत शिव मुनि से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को नया जांच दल गठित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि सीबीआई के जांच दल को इस समय बदलना जांच के लिए नुकसानदेह होगा। पीठ ने कहा, हमें ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच कर रहे मौजूदा जांच दल को इस समय बदला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय में पहले दाखिल की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने का सीबीआई को निर्देश दिया है। अब 20 सितंबर को आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 4 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या के दोषी की फांसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बच्ची से बलात्कार के मामले में 26 वर्षीय आरोपी को शहडोल जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी जारी रखा। दोषी विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। उसे शहडोल की जिला अदालत ने इस साल 28 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसएल मैक्सिस मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। ईडी ने कार्ति के विदेश जाने का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 से 30 सितंबर तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि कार्ति ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। इससे पहले एसएल मैक्सिस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कार्ति को दी गई अंतरिम राहत रद्द किए जाने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 25 सितंबर तय कर दी है। दिल्ली के सबसे बड़े नाले बारापुला का पानी अब उपयोग में लाया जा रहा है। नई तकनीक की मदद से इसके पानी को साफ किया जा रहा है। मंगलवार को सैनदयाल पार्क में जुड़ी 2 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। बारापुला दिल्ली के सबसे बड़े नालों में एक है। अब इस नाले के पानी को कई तरीकों से उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में नीदरलैंड से तकनीकी सहयोग मिला है। केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इसके लिए रकम मुहैया कराई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को इससे जुड़ी 2 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक और प्रोजेक्ट आज शुरू किया गया है, जिसमें कि 10 लाख लीटर सीवेज को हर रोज़ जो है हम करीब 3 टन बायोफ्यूल में परिवर्तित करने की स्थिति में आ जाएंगे। यानी 1 महीने के अंदर करीब जो है 100 टन बायोफ्यूल यहाँ से प्रोडक्शन होगा इसी सीवेज वाटर से। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी जो है काम हो रहा है। नाले का पानी साफ करने के लिए यहाँ कई बायोरिएक्टर लगाए गए हैं। इनमें सबसे अच्छा वेटलैंड वाला बायोरिएक्टर है। इससे 80% साफ पानी मिलता है।
all these plants, they have known to show to reduce the pollution level in the wastewater. So these are like, you know, the other reactors, the conventional treatment systems that are being used. So they are more expensive, right? So, and these are quite cheap. So it's a better alternative and a better eco-friendly reactor. डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में एक योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे हर दिन 10 लाख लीटर गंदा पानी साफ किया जाएगा और इससे बायो सीएनजी भी मिलेगी। इस तकनीक की मदद से बारापुल्ला नाले का पानी भी साफ किया जाएगा। As part of the project, the different uses, we can actually recycle it back as for gardening or horticultural uses, also for flushing in toilets. But it can, as part of the project, we are also looking at disinfection of the water so that it can even become usable when it comes into contact with a human being, including for drinking purpose, it is possible. बारापुला के पास खाली जमीन पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने 2000 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। ये पौधे दोगुनी रफ्तार से जहरीली गैसों को सोखते हैं। वहीं बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से यहाँ 2 टॉयलेट भी बनाए गए हैं। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर, उत्तर कोरिया टोंगचांगरी मिसाइल टेस्ट साइट को पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार हो गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन के साथ शिखर वार्ता के बाद इस बारे में जानकारी दी है। मून जे इन ने बताया कि जब टोंगचांगरी मिसाइल टेस्ट साइट को बंद किया जाएगा, उस वक्त मौके पर संबंधित राष्ट्रों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरिया प्रायद्वीप से युद्ध के खतरे को कम करने के लिए आपसी सहयोग से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। दोनों देश मिलकर 2032 के समर ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए भी सहमत हुए हैं। वहीं बात खेलों की, एशिया कप में कल भारत ने हांगकांग को 26 रन से हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 285 रन बनाए और हांगकांग के सामने 286 रनों का लक्ष्य रखा। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 127 रनों की शानदार पारी खेली। 120 गेंदों की पारी में शिखर धवन ने 15 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं अंबाती रायडू ने भारतीय टीम के खाते में 60 रन जोड़े। रायडू ने 70 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के जड़े हैं। महेंद्र सिंह धोनी और शार्दुल ठाकुर खाता खोले बिना आउट हो गए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 259 रन ही बना सकी। अंशुमान रत और निजाकत खान ने हांगकांग के लिए रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए 174 रन बनाए, जिसमें निजाकत खान ने 115 गेंदों पर 92 रन और अंशुमान रत ने 97 गेंदों पर 73 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज खलील अहमद ने 3 विकेट लिए, जबकि युजवेंद्र चहल के खाते में भी 3 विकेट गए। कुलदीप यादव ने भी हांगकांग के 2 विकेट चटकाए। एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 5 बजे से खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। जाते जाते एक नजर देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद विशेष में देखिए मशीन युग 2025। नमस्कार।